नमस्कार सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज बात करेंगे बैगन की खेती के बारे में। सबसे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल के साथ पहले से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए किसान भाई जुड़े हैं निवेदन है सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। वीडियो पूरा देखें आखिरी तक। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। आज बात करेंगे बैगन की खेती में आने वाली जो इल्ली है, कैटरपिलर, जिसको गुलाबी सुंडी भी बोलते हैं, तो उसकी पहचान कैसे करें ताकि हमारे खेत पे आने से पहले उसका हम कंट्रोल कर सकें। आज आती है तो कैसे कंट्रोल करना है, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं आज एक फार्म पे आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे आके मैंने देखा यहाँ पे सूट बोरर और फ्रूट बोरर, तने की इल्ली और फल की इल्ली का इतना ज़्यादा प्रकोप है कि अब फसल ख़त्म होने को है। फसल देख रहे हैं आप, बहुत अच्छी लगी हुई है, लेकिन फल जितने भी लगे हुए हैं सब ख़राब हो चुके हैं। तो कैसे आप बच सकते हैं इस समस्या से, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी पहचान कैसे करनी है। आप ये देख सकते हैं बैगन के पौधे में आपको कहीं भी अगर ऐसे पत्ते, आपको ऊपर की जो कोमल पत्ते हैं, जो सबसे ऊपर की जो स्टेम होती है तना, उसके जो ऊपर के पत्ते आप देख रहे हैं, ये अगर आपको ऐसे मुड़े हुए, नीचे लटके हुए, सूखे हुए दिख रहे हैं, जैसे किसी ने बीच में से काटा है, तो इसकी पहचान आप तुरंत कर सकते हैं कि यार हमारे खेत में सूट बोरर की समस्या है, तने की इल्ली की समस्या। तने की इल्ली इसके तने के अंदर चली जाती है, जिससे ये प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं कि और क्या समस्याएं हो सकती हैं इससे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी फल लगे हुए हैं इस खेत में, आप ये देख रहे हैं सारे के सारे फल ख़राब हो चुके हैं। ऐसे फल ख़राब ब्लाइट की वजह से भी होते हैं, लेकिन ये तो जो दिख रहे हैं ये साफ साफ कि ये इल्लियों ने, इसको जो सुंडी है उसकी वजह से ये सारे फल ख़राब हो चुके हैं। जितने भी फल लगे हैं खेत पे सारे फल ख़राब हो चुके हैं। अब ऐसी स्थिति बनती है तो किसान क्या करे, क्योंकि इसमें आप कितने भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालो, लेकिन अगर आप सही उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आपके खेत में ये समस्या बनी रहेगी और इसको ख़त्म करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक समस्या और जो बैगन की फसल में आती है वो होती है थ्रिप्स और माइट्स की समस्या। माइट्स ज़्यादातर बैगन में इसका अफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, थ्रिप्स कुछ हद तक अफेक्ट करती है, लेकिन माइट्स की समस्या बैगन में बनी रहती है। ये दो चीज़ों से आपको बचाव करना है बैगन की फसल में अगर आप उसकी खेती करते हैं। पहला तो है माइट्स और दूसरा ये स्टेम बोरर, सूट बोरर, जो तने की और फल की इल्ली है। इसका अगर आप बचाव कर लेते हैं तो आपको जो मुनाफा है, आपका पैसा है, समय, दोनों बचेगा। और दूसरी चीज़, इसमें कुछ फंगस की अगर बात करें तो ये पौधे बहुत हार्ड होते हैं, है ना। इसमें ज़्यादा समस्याएं नहीं होती हैं, फंगस जनित जो बीमारियां हैं वो बहुत कम आती हैं। बाकी आगे बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कि और क्या समस्याएं हो सकती हैं, बीमारियां जो आ सकती हैं। आज से बात कर रहा हूं कि अगर इसमें तने की इल्ली आती है, कैटरपिलर आता है, ये कैटरपिलर आप देख रहे हैं, तो ये तो अभी एडल्ट एज में हो चुकी है, मतलब ये बड़ी हो चुकी है। जब ये छोटी होती है, लार्वा होता है छोटा, तो सुंडी जो है वो तने के अंदर होती है, फिर ये खा खा के बड़े होते हैं और ये फिर पौधे के बाहर आते हैं। ये देख सकते हैं, अगर आपको ऐसा भी दिख रहा है कहीं खेत पे आपके, तो ये इनका मल होता है जो ये खा खा के पूरे खेत में फैलाती रहती हैं। इनको देख के भी आप पहचान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको खेत में अगर आप खेती कर रहे हैं सब्जियों की क्या, अगर कोई भी खेती करते हैं तो आपको खेत में प्रॉपर मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी। आपको खेत में चारों तरफ, खेत के अंदर जाकर आपको समय समय पर देखना पड़ेगा कि हमारे खेत में कुछ फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो
उसको हमको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा और चेंजेस क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, वो हमको ध्यान देने वाली बात है। तो अभी मैंने बताया कि इसमें कीट कौन से हैं जो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी बैगन की फसल को। दूसरा, इसमें डाउनी मिल्ड्यू भी आता है। डाउनी मिल्ड्यू की वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। थ्रिप्स और माइट्स की पहचान और उसके कंट्रोल की वीडियो भी चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब एक और समस्या इसमें दिख रही है कि ये पत्ते पीले हो रहे हैं, तो ये क्यों होता है? तो एक तो सबसे पहली बात ये कि अगर सबसे नीचे के पत्ते पीले हो रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, और या तो पत्ते जब ओल्ड हो जाते हैं, जब पुराने हो जाते हैं, तो फिर पत्ते पीले पड़ के झड़ते हैं। सबसे नीचे के पत्ते अगर पीले पड़ रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। और दूसरा जो बैगन में देखने को मिलती है हमें, मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम की कमी जब होती है तो वो डाउनी मिल्ड्यू जैसे सिम्टम्स होते हैं, धब्बे धब्बे बनते हैं पीले कलर के। तो मैग्नीशियम की कमी है या फिर डाउनी मिल्ड्यू है, इसको पहचानना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बारे में अगली वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। ये तने की इल्ली और जो माइट्स है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है बैगन की फसल में। बात करते हैं इसके कंट्रोल के बारे में। तो कंट्रोल करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, उससे जानने से पहले ये जानते हैं कि बोरर्स जो हैं वो कैसे हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और क्या होते हैं। तो बोरर्स, फ्रूट बोरर, सूट बोरर और स्टेम बोरर, फल के अंदर का फ्रूट बोरर, और अगर वो सूट के अंदर है ऊपरी कोमल पत्तों में, कोमल भाग में, तो वो सूट बोरर कहलाता है। और अगर स्टेम के अंदर, तने के अंदर है, तो वो स्टेम बोरर कहलाता है। अब ये लोकल दवाइयाँ जो हम यूज़ करते हैं, लोकल से मतलब है लोकल सिस्टेमिक दवाइयाँ या कॉन्टैक्ट दवाइयाँ, जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड और लोकल सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड हैं, उनका यूज़ करते हैं। तो उनकी पहुंच हमारे वहां तक, जहां हमारा बोरर छिपा रहता है पौधे के अंदर, वहां तक इनकी पहुंच नहीं हो पाती है। लोकल सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर भी लेते हैं तो अगर पौधे के एक हिस्से में पड़ रहे हैं तो उनकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो एब्जॉर्ब होके पौधे के दूसरे हिस्से तक, जहाँ पे हमारा बोरर छुपा हुआ है, यानी तने के अंदर पहुंच जाएं, जहाँ पे बोरर है, या फ्रूट के अंदर तक पहुंच जाएं। तो जिस वजह से इसका कंट्रोल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बोरर्स की 2 स्टेज होती हैं जो ज़्यादा दिक्कत वाली हैं। पहली जो लार्वा स्टेज में जब होता है, छोटा होता है ना, उस टाइम पे शुरुआती स्टेज जो है बोरर की, लार्वा है, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है। लेकिन अगर वो प्रौढ़ अवस्था में, अपनी एडल्ट अवस्था में पहुंच जाता है, तो फिर उसका कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब इसमें हम कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड भी यूज़ करें तो कंट्रोल नहीं होगा, लोकल सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड यूज़ करें तो भी कंट्रोल होगा, उतना नहीं होगा, मतलब जो कंट्रोल चाहिए वो कंट्रोल हमको नहीं मिलने वाला। तो क्या यूज़ करें हम? तो सबसे पहले तो हम शुरुआत से आते हैं, जब हम पौधे का रोपण करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन जब हमारे पौधे का करते हैं, तो उस टाइम पे हम बेसल डोज खाद देते हैं पौध लगाने के पहले। तो उस टाइम में हमको GR, ग्रेन्युलेशन फॉर्म्स में जो इंसेक्टिसाइड आते हैं, जैसे कि क्लोरेंट्रोपिनॉल आता है, इमिडाक्लोरपिड आता है, जैसे फर्टीरा में आता है क्लोरेंट्रोपिनॉल, और कॉन्फिडोर वाला टेक्निकल जो इमिडाक्लोरपिड है वो भी आता है ग्रेन्यूल्स फॉर्म में। तो इनका आप 4 किलो एकड़ के हिसाब से अपने फर्टिलाइज़र में मिला के अगर आप दे देते हैं तो 2.5 महीने, 3 महीने तक, 4 महीने तक भी इनका असर खेत में बना रहता है। और इससे हमारे ये जितने भी बोरर्स हैं, इनकी जो समस्या है उसमें हमको बहुत आराम मिल जाता है। अब और क्या कर सकते हैं? तो दूसरा तरीका जो है वो है ड्रेंचिंग का। तो ड्रेंचिंग स्टेज में हम कॉन्फिडोर भी यूज़ कर सकते हैं, और क्लोरेंट्रोपिनॉल जो आपको कोराजिन में मिल जाता है, आपको वाइगो में मिल जाता है, आपको एम्प्लीगो में मिल जाता है, आप इनका यूज़ करिए ड्रेंचिंग में, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छे कंट्रोल मिलेंगे। ड्रेंचिंग में इन दवाओं का असर 25 दिनों से लेके 1 महीने तक आपको मिल सकता है। उसके बाद आप कर्टाप हाइड्रोक्लोराइड का भी ड्रेंचिंग में उपयोग कर सकते हैं।
और वायगो का भी आप ड्रेंचिंग में उपयोग कर सकते हैं, इनके भी बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। तो अभी ड्रेंचिंग की बात हो गई, उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग में ग्रेन्यूल्स फॉर्म में जो अपन इसमें दे रहे हैं बेसल डोज में, उसमें भी हो गया। अब उसके बाद आप फर्टिगेशन में भी ये चीज़ें दे सकते हैं। आप वॉल्यूम फ्लेक्सी हो गया, एम्प्लीगो हो गया, कॉन्फिडोर हो गया, ये आप ड्रेंचिंग में दे सकते हैं, इससे भी आपको कंट्रोल मिल जाएगा। अब ये तो सारी चीज़ें प्रिवेंटिव के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर आ गई है समस्या हमारे खेत में बोरर्स की, तो फिर हम क्या दवाइयों का कॉम्बिनेशन रखें जो हम यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं दवाइयों के नाम बता रहा हूँ, उनके टेक्निकल और डोज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन उसके बाद मैं कॉम्बिनेशंस की बात करूँगा। तो आप करटाप हाइड्रोक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, 400 ग्राम 200 लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे में यूज़ करिए। उसके बाद एसिटामिप्रिड आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आप वायगो का उपयोग कर सकते हैं। मोमेंटो एनर्जी है, मोमेंटो एनर्जी और मोमेंटो ओडी, इनका आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छी दवा जो मेरे को लगी है इसमें बोरर्स के लिए, वो आप सुमीप्रिंट का आप यूज़ करिए, सुमीटोमो केमिकल्स की। इसको करटाप हाइड्रोक्लोराइड के साथ चलाइए, या फिर वायगो के साथ चलाइए, या मोमेंटो ओडी के साथ चलाइए, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं डेनिटॉल। डेनिटॉल कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, तो इसके बारे में आगे बात करूंगा कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप डेनिटॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आप कॉन्फिडोर सुपर, दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और एम्प्लीगो का आप यूज़ करिए, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप फेम का यूज़ करिए, बायर की। तो ये कुछ दवाएं हैं जो अभी तक मैंने देखा है कि बोरस में मेरे को बहुत अच्छा कंट्रोल इन्होंने दिया है। उसके बाद अभी एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, वो ये है कि आप जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो उस टाइम पे आप सबसे पहले तो जहाँ से वो सूट में अगर जब इल्ली होती है तो वहाँ पत्तियाँ मुड़ना चालू हो जाती हैं, तो उनको जितना भी हिस्सा मुड़ा हुआ है आप देखेंगे वहाँ एक छेद बना होता है इल्ली के जाने का, उससे 2 इंच 3 इंच नीचे से उसको काट के सभी इकट्ठा करके पूरे खेत में जहाँ जहाँ ये समस्या दिख रही है आँखों से, उनको तोड़ के और आप खेत के बाहर कहीं मिट्टी में उनको दबा दीजिए। और फेरोमोन ट्रैप आप यूज़ करिए अपने खेत में 15-20, और ये कुछ बचाव आप इनसे कर सकते हैं। आप कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन आप क्या क्या बना सकते हैं। करटाप हाइड्रोक्लोराइड के साथ आप सुमीटोमो का यूज़ करिए, वायगो के साथ मोमेंटो एनर्जी हो गया या सुमीटोमो यूज़ कर लीजिए, या एसिटामिप्रिड के साथ आप वायगो या सुमीटोमो। आप डेलीगेट का यूज़ करिए, डेलीगेट भी बहुत अच्छी दवाई है इसके लिए। और इमिडाक्लोप्रिड के साथ आप करटाप हाइड्रोक्लोराइड या वायगो या सुमीप्रिड, तो आप ऐसे 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन, और फिर इनको 10-10 15-15 दिन में इनको आप रिपीट करते रहिए, तो आपको ये समस्या नहीं आने वाली है। तो जो डेनिटॉल है हमारा, डेनिटॉल जो है वो गुलाबी सुंडी के लिए बहुत अच्छी दवा है, इसका आप यूज़ करिए प्रिवेंटिव के तौर पे। और प्रकोप हो भी गया है तो इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करिए, ये भी बहुत अच्छी काम करती है बोरर्स पे। साथ में आप कुछ दवाएं जैसे प्रोफेक्स सुपर और क्लोरोपाइरीफास है, ये गैसियस इनका रिज़ल्ट मिलता है हमको खेत में। ये महकती हैं और स्पर्शीय कीटनाशक हैं, तो जब हम इनका उपयोग करते हैं तो पौधे के अंदर के लिए तो हम दवाएं डाल ही रहे हैं कॉम्बिनेशन में, पौधे के ऊपरी हिस्सों में अगर कुछ कीटक लार्वा या जो भी अगर रह गए हैं तो उनको ख़त्म करने का ये तुरंत काम करती हैं और हमारी दवा के इफ़ेक्ट को भी बढ़ा देती हैं। तो प्रोफेक्स सुपर और आप क्लोरोपाइरीफास का आप उपयोग करिए साथ में कॉम्बिनेशंस में, अगर प्रकोप ज़्यादा है, और प्रिवेंटिव में भी कर सकते हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही बहुत सारी काम की वीडियो आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फैमिली फार्मर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।